तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरिट जोन में। और आज हम एक बार फिर करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल के यूजीसी नेट पेपर 1 में आ रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट द एग्जाम्पल्स ऑफ अ पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप? A teacher who punish students for asking questions. B, a teacher who provides students with positive feedback and constructive criticism. C, a teacher who fosters open communication and mutual respect. D, a teacher who humiliates his or her students. E, a teacher who ignores the needs and concern of his or her students. अब आप ध्यान से देखिए, कौन सा एग्जाम्पल है जो पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशन को दर्शाता है या नहीं दर्शाता? आर नॉट द एग्जाम्पल्स ऑफ अ पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशन। ठीक, तो देखते हैं। अ टीचर हु पनिशेस स्टूडेंट फॉर आस्किंग क्वेश्चन। अगर आप एज अ टीचर अपने स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछने पे पनिशमेंट दोगे तो वो क्या होगा? क्या पॉजिटिव नहीं दर्शाता? दर्शाता है। ठीक है, तो ऐसे ही नॉट वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमें ध्यान रखना है कि हम नॉट को ध्यान रखें कि क्या पूछ रहा है। इसमें है कि कौन सा फॉलोइंग में से कौन सी चीज नॉट द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव टीचर। नॉट, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस चीज में फंसते हैं। जब नॉट वाला क्वेश्चन होता है तो बहुत से स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा? अ टीचर हु पनिशेस स्टूडेंट फॉर आस्किंग क्वेश्चन। ये अच्छे बिहेवियर को नहीं दर्शाता। ठीक है, अ टीचर हु प्रोवाइड्स स्टूडेंट विद पॉजिटिव फीडबैक एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ये पॉजिटिव उसको रिलेशन को दर्शाता है, तो ये नहीं होगा। और तीसरा है अ टीचर हु फॉस्टर ओपन कम्युनिकेशन एंड मोस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को दर्शाता है, ये भी नहीं होगा। डी, अ टीचर हु ह्यूमिलेट्स हिज और हर स्टूडेंट, ये होगा। अ टीचर हु इग्नोर्स द नीड्स एंड कंसर्न ऑफ हिज और हर स्टूडेंट, ये होगा। तो कौन कौन से होंगे? ए, डी एंड ई। ए, डी एंड ई वो ऑप्शंस है जो एक पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट को नहीं दर्शाते। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो आंसर आपका हो गया बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच लिस्ट, मैच करना है इसको हमें कि क्या है। पहले है स्वयं, दूसरा है उद्यमी, तीसरा है स्किल शेयर और डी खान अकेडमी। मैं एज्यूम करके चलता हूं कि इसमें से कुछ शब्दों को आप पहचानते होंगे, कुछ चीजों को इसमें आप पहचानते होंगे और कुछ को नहीं जानते होंगे। पिछली क्लास में हमने जाना था कि स्वयं क्या है। व्हाट इज स्वयं? एक पोर्टल है गवर्नमेंट का जो क्या करता है? फ्री कोर्सेज अक्रॉस द यूनिवर्सिटी। तो ए का होगा यहाँ पे सेकंड। ठीक है, उद्यमी क्या है? उद्यमी पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, उद्यमी है ग्लोबल प्लेटफॉर्म दैट ऑफर्स अ वास्ट रेंज ऑफ कोर्सेज। तो ये आ गया पेड कोर्सेज में उद्यमी। तीसरा है स्किल शेयर। स्किल शेयर का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि स्किल शेयर क्या है। स्किल शेयर क्या देता है? फ्री को सॉरी पेड कोर्सेज ऑन क्रिएटिव एंड एंटरप्रेन्योरल टॉपिक्स। और खान एकेडमी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो देता है वीडियो लेक्चर एंड इंटरेक्टिव एक्सरसाइज फॉर K-12 स्टूडेंट्स। तो कौन सी चीज इसमें बना रही है, कौन सा हमारा इसमें सही होगा, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो हम ए का सेकंड, ठीक है, बी का फोर्थ और सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। तो आंसर है हमारा बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following are not the characteristics of conventional learning? Emphasis on
self-directed learning and independent study. Students learn through listening and observation. No fixed curriculum. D, learner oriented. या E, require regular attendance. अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम जानेंगे कि कन्वेंशनल लर्निंग क्या होती है। कन्वेंशनल लर्निंग वो होती है जो होती है टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड जो मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कि टीचर सेंटर्ड वो लर्निंग स्टाइल होता है जिसमें टीचर स्टूडेंट और टीचिंग बिहेवियर में सेंटर में होता है। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में टीचर सेंटर्ड में होता है। टीचर ही जो नॉलेज का सोर्स होता है उसे कहते हैं टीचर सेंटर्ड। और जो आता है कन्वेंशनल लर्निंग में, टीचर सेंटर्ड का पार्ट है कन्वेंशनल लर्निंग। तो देखते हैं एक बार कौन कौन से इसमें आएंगे जो पार्ट नहीं है कन्वेंशनल लर्निंग का। एम्फेसिस ऑन सेल्फ डायरेक्टेड एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड पर बात कह रहा है ये कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड इंडिपेंडेंट स्टडी, तो ये टीचर सेंटर्ड में नहीं आएगा। ठीक है, स्टूडेंट लर्न थ्रू लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट क्या कर रहा है, लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो ये स्टूडेंट लर्न थ्रू लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट लर्न थ्रू लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन, ये भी क्या है स्टूडेंट सेंटर्ड का है, एग्जाम्पल है, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नो फिक्स्ड करिकुलम, जो टीचर सेंटर्ड होता है उसमें फिक्स करिकुलम होता है, तो ये भी नहीं आएगा। लर्नर ओरिएंटेड, ये भी नहीं आएगा। लर्नर ओरिएंटेड यानी स्टूडेंट सेंटर्ड। रिक्वायर्ड रेगुलर अटेंडेंस, ये जो टीचर सेंटर्ड में रिक्वायर्ड रेगुलर अटेंडेंस होती है, तो कौन कौन से हमारे सही है, कौन कौन से नहीं आएंगे आप हमारे। ए नहीं आएगा, सॉरी बी है जो इसमें आएगा क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड में ही आ जाता है। तो हमारे है ए, सी और डी। ए, सी और डी का है ये सब है एग्जाम्पल्स ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is a potential drawback of teacher-centered instruction? It can be more engaging and interactive for students. It can limit opportunities for students' creativity and critical thinking. It promotes students' independence and self-direction. It is more efficient and saves time. तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। Which of the following is the potential drawback of teacher-centered instruction? कौन से इसमें से है टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन के ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है, पहले हमें वो देखना है। तो कौन कौन से आएंगे इसमें, पहले हमें इसको देख लेंगे। तो इट कैन बी मोर इंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव फॉर स्टूडेंट, ये नहीं होगा, ये टीचर सेंटर्ड नहीं है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। स्टूडेंट सेंटर्ड है। इट कैन लिमिट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये टीचर सेंटर्ड है क्योंकि यहाँ पे टीचर सेंटर्ड में है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में, तो ये टीचर सेंटर्ड है। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो सोर्स होता है नॉलेज का वो टीचर होता है और बच्चा क्या है, स्टूडेंट क्या है, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये आएगा सबसे बड़ा ड्रॉबैक। तब भी हम नेक्स्ट भी देख लेंगे। इट प्रमोट्स स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ डायरेक्शन, ये भी स्टूडेंट सेंटर्ड का एग्जाम्पल है। इट इज़ मोर एफिशिएंट एंड सेफ टाइम, ये भी स्टूडेंट सेंटर्ड का एग्जाम्पल है। तो बी को छोड़ के सभी स्टूडेंट सेंटर्ड के एग्जाम्पल है और हमें क्या देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ टीचर सेंटर्ड। तो टीचर सेंटर्ड में आएगा बी, तो आंसर है इसका बी। तो बी इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच approach the teacher presents a puzzling situation and students solve the problem by gathering data and testing their conclusion.
तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमारी 3-4 चीजें इसमें हमारी कवर हो जाएगी। सबसे पहली चीज हम यहाँ पे जो हमें देखनी है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, डिस्कवरी लर्निंग। देखेंगे हम डिस्कवरी लर्निंग क्या है। डिस्कवरी लर्निंग इससे रिलेट नहीं होता, ये नहीं होगा, क्योंकि टीचर प्रेजेंट अ पजल। डिस्कवरी में जो स्टूडेंट है वो खुद जाके अपने चीज़ों को डिस्कवर करेगा, ठीक है, लर्निंग को डिस्कवर करेगा। लेटेंट लर्निंग भी नहीं होगा, क्योंकि लेटेंट लर्निंग होता है कि जहाँ पे इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती, नॉट गिवन, ठीक है। सिचुएटेड लर्निंग होती है जो रियल टाइम में सिचुएटेड होती है, रियल टाइम की प्रॉब्लम दी जाती है स्टूडेंट को, और वहाँ पे सिचुएशन, एक रियल टाइम सिचुएशन दी जाती है और स्टूडेंट को वो सॉल्व करनी होती है। इसका आंसर होगा इंक्वायरी लर्निंग, कि पहले टीचर प्रेजेंट अ पजल सिचुएशन, स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम, गैदरिंग डाटा एंड टेस्टिंग देयर कंक्लूजन, इंक्वायरी करेगा, तो इसका आंसर होगा इंक्वायरी लर्निंग। नेक्स्ट चलते हैं, which elements of cooperative learning talks about think and swim together। को कोऑपरेटिव यहाँ पे आएगा एक नाम, और दूसरा है थिंक एंड स्विम, ठीक है, थिंक एंड स्विम टुगेदर। यहाँ पे इस बात को हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे दिया है थिंक एंड स्विम टुगेदर, तो थिंक एंड स्विम टुगेदर से आपको कुछ चीज याद आ रही होगी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में, तो उसी का ये एक हिस्सा है। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि हम एक साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे नहीं होगा। दूसरा है प्रोमोटिव इंटरेक्शन, ये भी नहीं होगा। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंसी, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी है, ये इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट है ग्रुप प्रोसेसिंग, इसका आंसर ये भी नहीं होगा। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंसी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर इंफॉर्मेशन टाइड टू अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, स्पेशली मेमोरी ऑफ द इवेंट इन अ पर्सनस लाइफ, इज कॉल्ड इम्प्लिसिट मेमोरी। दूसरा है स्टेटमेंट है, द नॉलेज दैट वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ रिकॉलिंग बट दैट influence our behavior or thought without our awareness is called as episodic memory, ठीक है। तो दो तरह की मेमोरी का यहाँ पे जिक्र किया गया है। पहली है implicit memory, तो द लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर इंफॉर्मेशन टाइड टू अ पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम के साथ कोई यादें जुड़ी हो, ध्यान से सुनना, किसी पर्टिकुलर टाइम के साथ कोई यादें जुड़ी हुई है, उसे इम्प्लिसिट मेमोरी कहेंगे। और दूसरा स्टेटमेंट द नॉलेज दैट वी आर नॉट कॉन्शियस, जिसमें हम कॉन्शियस नहीं है बट दैट आर इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरीज है, जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती है, वो आती है एपिसोडिक मेमोरी। तो आपको इसमें दो चीजें गलत लग रही होगी, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इन्होंने जो इसके आंसर है उसे स्वैप कर दिया है, कि जो पर्टिकुलर टाइम की मेमोरी होती है वो आती है हमारी ये एपिसोडिक मेमोरी, वो आती है हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी ये। तो यहाँ पे जो आंसर्स है वो स्वैप हो गए, मतलब उसका जो लास्ट का है वो स्वैप हो गया है। इसे इम्प्लिसिट मेमोरी बोलेंगे, इसे एपिसोडिक मेमोरी, जो हमारे अवेयरनेस में नहीं होती लेकिन हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती है, वो होती है इम्प्लिसिट। और जो एक इवेंट की मेमोरी होती है, एक पर्टिकुलर इवेंट की मेमोरी होती है, उसे कहते हैं एपिसोडिक मेमोरी। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, इसका आंसर ये होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टर्स क्या है एडोलेसेंस के डेवलपमेंट के, तो देखते हैं। इंक्रीज एबिलिटी टू जनरलाइज द फैक्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी एंड इमेजिनेशन, decrease ability to deal with abstraction, decrease ability to understand, increase ability to solve problems, ठीक है। एडोलेसेंस वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि भी जब किशोर अवस्था में, टीनेज में बढ़ जाता है, तो किस तरह का डेवलपमेंट होता है, उसका मेंटल ग्रोथ किस लेवल पे होती है, और वो क्या क्या चीजें कर सकता है और क्या क्या चीजें नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप देखेंगे
इंक्रीज एबिलिटी टू जनरलाइज द फैक्ट, ये आएगा। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी एंड इमेजिनेशन, ये भी कर सकता है। और डिक्रीज एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्शन, ये गलत है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्टेड चीजें क्या होती है, दो तरह की चीजें होती है, एक होती है हमारी कॉन्क्रीट और एक होती है एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट क्या होती है, जो सामने दिख रहा है, जो सामने चीज मौजूद है उसे बोलेंगे कॉन्क्रीट। और जो हम इमेजिन करते हैं अपने दिमाग लगा के, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग उसे लगा के, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो इस उम्र में जो एडोलेसेंस वाली एज है उसमें बढ़ती है, ना कि डिक्रीज होती है चीजें, एब्स्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पे गलत है। डिक्रीज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, ये भी गलत है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बढ़ जाती है, उसकी डिक्रीज कहाँ से होगी, तो ये भी गलत है। इंक्रीज एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, ये सही है। तो कौन कौन से आंसर सही है, ए बी एंड ई। तो ए बी एंड ई का है बी में, तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ सपोर्ट मटेरियल। इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ सपोर्ट मटेरियल, सपोर्ट मटेरियल को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है क्लैरिटी एंड कंप्रहेंसिबिलिटी, दूसरा है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, सी appropriateness of the learner's age and level, relevance to the learning objective। तो देखते हैं सपोर्ट मटेरियल क्या होते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा होगा कि सपोर्ट मटेरियल कुछ भी हो सकते हैं। सपोर्ट मटेरियल जो आपके क्वेश्चन आंसर कीज हो गई, सपोर्ट मटेरियल्स में आ जाता है, बहुत सी चीज़ें सपोर्ट मटेरियल्स में आ जाती है। तो वो उन सपोर्ट मटेरियल को कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आंसर आपके सामने ही है, लेकिन हमें देखना है कि कौन कौन से नहीं भी करते, वो चीज़ें भी हमें यहाँ पे। क्लैरिटी एंड कंप्रहेंसिबिलिटी की क्लैरिटी है सपोर्ट मटेरियल में या नहीं है, वो होगा। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ये फैक्टर नहीं करता। अप्रोप्रिएटेंस फॉर द लर्नर्स एज एंड लेवल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैटर करेगा। रेलिवेंस टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं अपनी क्लास के स्टार्टिंग में कहता हूँ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, तो वो यहाँ पे आएगा, वो होगा। तो ए सी एंड डी ओनली, तो बी इसका आंसर है, ए सी एंड डी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। Which of the following are the type of implicit memory? Thematic memory, procedural memory, primary episodic memory, classical conditioning effect. Choose the correct answer from the options given below। अभी थोड़ी देर पहले, दो क्वेश्चन पहले मैंने आपको इम्प्लिसिट और एपिसोडिक मेमोरी का एग्जाम्पल भी दिया था और वो करके भी दिखाया था। अब आते हैं हमारा प्रोसीजरल मेमोरी में और देखते हैं कि ये क्या होता है। पहले आता है सिमेंटिक मेमोरी, तो देखते हैं। सिमेंटिक मेमोरी आपका आएगा किसमें, नहीं आएगा इसमें, ये आएगा एक्सप्लिसिट मेमोरी में आएगा, ठीक है। प्रोसीजरल मेमोरी ये आएगा आपका, जो हमसे पूछा गया है, इम्प्लिसिट मेमोरी में, ठीक है। सी प्राइमिंग ये भी आपका आएगा इसमें, इम्प्लिसिट में। डी ये आपका आएगा एक्सप्लिसिट में, एक्सप्लिसिट मेमोरी में। ई क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट ये भी आपका आएगा इम्प्लिसिट में। तो कौन कौन से इम्प्लिसिट में है, बी सी एंड ई ओनली, तो इसका आंसर है सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An art teacher wants to create an interactive gallery wall of famous artists for her student. Which of the following tools would be more most suitable? पहला है स्क्रीन कास्टोमेटिक। स्क्रीन कास्टोमेटिक नहीं आएगा। स्क्रीन कास्टोमेटिक क्या होता है, स्क्रीन को कास्ट करने के लिए, जैसे हम फोन और आपका जो लैपटॉप होता है या फिर स्मार्ट टीवी होता है उसे कास्ट करते हैं, तो ये आएगा, तो ये नहीं होगा। एड्यूपजल, एड्यूपजल क्या होती है, ऑनलाइन गेम होती है। मेंटीमीटर क्या होता है, माइंड मैपिंग के लिए होता है, ये भी नहीं आएगा। इसका आंसर है पैडलेट। पैडलेट क्या होता है, एक इंटरेक्टिव सेशन के लिए पैडलेट एक प्लेटफॉर्म है, उससे हम एक इंटरेक्टिव सेशन कर सकते हैं, तो आंसर इज पैडलेट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इफ द मोबाइल नंबर ऑफ योर फ्रेंड चेंजेस एंड योर ऑफन continue to dial his former number, it is an example of
आपके दोस्त का मोबाइल नंबर चेंज हो गया है और फिर भी आप उस मोबाइल नंबर पे ही कॉल कर रहे हो, तो कि क्या शो करता है? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? नहीं, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नहीं होगा। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? सही आंसर है। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? नहीं। बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यहाँ पे देखा जाएगा, क्योंकि उसने उससे कुछ सीखा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, क्योंकि उसकी क्या है, ओल्ड हैबिट को चेंज नहीं यहाँ पे आया है, कोई चेंज नहीं आया ओल्ड हैबिट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज टू इंक्रीज मोटिवेशनल क्लाइमेट इन द क्लास? क्लास में मोटिवेशनल क्लाइमेट बनाने के लिए क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं? तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं। यूज अ वैरायटी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज टू मेंटेन स्टूडेंट स्ट्रेंथ। बिल्कुल, स्टूडेंट के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजीज को लाया जा सकता है। और दूसरा, गिव स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड लर्निंग विद ईच अदर। इससे क्या होगा? इंटरेक्शन बढ़ेगा, ये भी आएगा। अलाउ साइकिज्म एंड सुपीरियोरिटी टू एग्जिबिट इन क्लास, कि बच्चों को आप क्या सिखाएगा? साइकिज्म और सुपीरियोरिटी? नहीं, ये गलत होगा, ये नहीं आएगा। फोस्टरिंग क्लासरूम एटमोसफेयर विच इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड ऑपरेशन, ये भी आएगा। ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, साथ मिलके और एक दूसरे पे भरोसा करके आगे बढ़ना है, तो ये आएगा। तो क्या आएगा हमारा? ए बी एंड डी ओनली। तो आंसर इज सी, ए बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, अ लर्नर कल्चरल बैकग्राउंड हैज नो इम्पैक्ट ऑन हिज और हर लर्निंग एक्सपीरियंस। दूसरा है, जेंडर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। इन द लाइट ऑफ, इसमें से देखना है कि वही आंसर है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। पहले पे आता है, लर्नर्स कल्चर बैकग्राउंड हैज नो इम्पैक्ट ऑन हिज और हर लर्निंग एक्सपीरियंस, ये गलत है। पढ़ता है, क्योंकि हम अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो कुछ चीज़ें होती है, लर्निंग टूल्स होते हैं जो हम क्या कहते हैं, प्रेशर अलग होता है और फाइनेंशियल कंडीशन अलग होती है। तो लर्निंग बैकग्राउंड क्या कहते हैं, आपकी सीरियसनेस भी उस पर मैटर करते हैं कि आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हो। आप लोअर मिडिल क्लास से आए तो आप बहुत ही सीरियस हो गए, आप मुझे करना है ये, क्योंकि आपके पास वही मौका है काम करने का। अगर आप दूसरे बैकग्राउंड से आ रहे हो, रिच बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो यू हैव नो दैट काइंड ऑफ प्रेशर कि मुझे करना, अगर होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है। लेकिन अगर आप लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास से आ रहे हो, तो आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप ये कल्चरल बैकग्राउंड ये क्या कहता है, प्रेफर करता है, पढ़ता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जेंडर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट, ये गलत है। जेंडर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर, सॉरी ये सही है, स्टेटमेंट सही है। दिस स्टेटमेंट इज गुड। जेंडर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट, ये सही है। क्यों? क्योंकि लड़का लड़की होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कि लड़का है लड़की है, उससे एकेडमिक अचीवमेंट का कोई लेना देना नहीं है। लड़कियां भी अच्छी होती है एकेडमिक अचीवमेंट में, लड़के भी अच्छे होते हैं, तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं। पहला क्या था? अ लर्नर्स कल्चरल बैकग्राउंड हैज नो इम्पैक्ट ऑन और हिज लर्निंग। तो क्या होगा? पहला गलत और दूसरा सही। पहली स्टेटमेंट गलत और दूसरी स्टेटमेंट सही, तो इसका आएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग? टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग कौन से इसमें से नहीं है? तो पहला है, स्टूडेंट आर पासिव लर्नर, ये टीचर सेंटर्ड में आएगा। ठीक है, ये सही है। टीचर एक्ट एज फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, फैसिलिटेटर मतलब एज अ गाइड। टीचर एक्ट एज अ गाइड और फैसिलिटेटर इन टीचिंग लर्निंग, इसमें क्या होता है? स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, स्टूडेंट को टीचिंग लर्निंग गोल्स को अचीव करना होता है। तो ये टीचर सेंटर्ड में नहीं आएगा। टीचर डायरेक्ट्स लर्निंग एक्टिविटीज, ये टीचर सेंटर्ड में आएगा। लर्निंग इज बेस्ड ऑन कोलैबोरेटिव बिटवीन स्टूडेंट्स, ये टीचर सेंटर्ड में आएगा। लर्निंग इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट, ये स्टूडेंट सेंटर्ड में आएगा। तो बी एंड ई आर द ऑप्शन ऑफ टी, नॉट आर द ऑप्शन ऑफ टीचर सेंटर्ड। तो बी एंड ई इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसे हमें करना है मैच ऑफ द फॉलोइंग।
तो पहले हम इसको देखेंगे कि क्या मैच करना है। टीचर सेंटर्ड क्या है, इम्पोज की जाती है, ठीक है। और लर्नर सेंटर्ड शेयर एंड पार्टिसिपेटेड, जिसमें बच्चे एक दूसरे के साथ अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बचा लर्निंग सेंटर्ड, तो लर्निंग सेंटर्ड सीधा हो जाएगा सेल्फ कंट्रोल, कि अपने आप स्टूडेंट करेगा, सेल्फ कंट्रोल होके करेगा। तो दिस इज द आंसर, ए सेकंड, बी फर्स्ट एंड सी थर्ड। ए सेकंड, बी फर्स्ट एंड सी थर्ड, तो आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल यूज फॉर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग ऑनलाइन लर्निंग गेम? इसका सीधा सीधा आंसर है Kahoot। पैडलेट मैंने बता दिया था पिछले उसमें, मेंटीमीटर बता दिया था माइंड मैपिंग के लिए, जूम अपना ऑनलाइन उसके लिए होता है, जो ऑनलाइन क्लासेस होती है जूम उसके लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। व्हाट आर द वेरियस सेलिएंट फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव इवोल्यूशन? फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के फीचर्स क्या है? तो देखते हैं क्या क्या फीचर्स है। इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर्स टू यूज टीचिंग स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लर्नर्स। ये होगा, को क्या देता है, एक फीडबैक देता है कि क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए, क्या उसे नई चीज़ें और जोड़नी चाहिए, या क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए। बी, इट हेल्प्स लर्नर टू एक्टिवली एंड कॉन्टिन्यूसली इंगेज इन लर्निंग, ठीक है, क्योंकि आप जो ऐसे होते हैं वो साल में एक दो बार होते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, इतना सीरियस नहीं हो पाएगा। लेकिन जो एफेज होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, एवोल्यूशन होता है, वो सालों साल पूरे साल चलता रहता है, तो बच्चा क्या है, इंगेज रहेगा लर्निंग के साथ। तो ये होगा, इट हेल्प्स इन इनहेंसिंग द लर्नर एबिलिटीज ऑफ द लर्नर, ठीक है, लर्निंग एबिलिटी ऑफ द, ये भी होगा। इट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द लर्नर्स, होगा आपका समेटिव में, SA जिसे कहते हैं। और ई भी होगा आपका, इट सम्स अप हाउ मच अ स्टूडेंट हैज लर्न ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ये भी ऐसे में काउंट होगा। ये तीनों ऐसे है, ये दोनों ऐसे है, तो आंसर इज ए बी एंड सी ओनली, तो आंसर इज ए बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटररिलेटेड फेज created by John Keller for stimulating and sustaining learners motivation in the teaching and learning process? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जॉन केलर कौन थे। जॉन केलर क्या थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर थियरीज दी थी, ठीक है। तो उनकी जो एक थ्योरी है वो बहुत ही एक मॉडल है उनका लर्निंग का, वो बहुत ही फेमस है, जिसे कहते हैं ARCS मॉडल, ARCS मॉडल, ठीक है। ये इनका एक लर्निंग मॉडल है, ARCS मॉडल। तो इसमें जो A है वो रिप्रेजेंट करता है अटेंशन को, ठीक है, जो R है वो रिप्रेजेंट करता है रेलेवेंस को, जो C है वो रिप्रेजेंट करता है कॉन्फिडेंस को, जो S है वो रिप्रेजेंट करता है सेटिस्फेक्शन को। तो B यहाँ पे नहीं आएगा, तो B नहीं आएगा, क्या आएगा, ACDE। तो ACDE कहाँ पे है, फर्स्ट में, ठीक है, मैंने बता दिया अच्छी तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट his and her previous performance is known as डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। नहीं, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हम उसमें डायग्नोस करते हैं कि स्टूडेंट लर्निंग प्रोग्राम में कहाँ दिक्कत आ रही है, तो ये नहीं होगा। समेटिव असेसमेंट आपको पता ही है, जो साल में एक या दो बार होता है, वो भी नहीं होगा। इनफॉर्मल असेसमेंट भी नहीं होगा, आंसर इज इप्सेटिव असेसमेंट, जब वहाँ पे कंपेयर करते हैं स्टूडेंट के प्रीवियस परफॉर्मेंस को उसके आज के परफॉर्मेंस पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है मेटाकॉग्निशन इज द अंडरस्टैंडिंग अबव वंस ओन यूज ऑफ लैंग्वेज। दूसरी है मेमोनिक्स इज द नॉलेज अबाउट आवर ओन थिंकिंग प्रोसेस। तो देखते हैं कि मैनोमिक्स इज द नॉलेज अबाउट आवर ओन थिंकिंग प्रोसेस,
नहीं। मेटाकॉग्निशन द अंडरस्टैंडिंग अबाउट वंस ओन यूज ऑफ लैंग्वेज, ये इसका ये गलत होगा। मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है कि हम अपनी जो अंतरात्मा है, जो अपना माइंडसेट है, उसको ध्यान देते हैं, उसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन। ठीक है, अपनी वो लैंग्वेज से इसका कुछ लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। तो मेनोमिक्स है, ये है एक मेमोरी एड है, मेमोरी को बढ़ाने का एक एड है, ये भी गलत है। इसका नॉलेज से कुछ लेना देना नहीं है, एक मेमोरी एड है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे गलत होती है। मोस्ट स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द टीचिंग दैट प्रोवाइड्स ऑल स्टूडेंट विद चैलेंजिंग इंस्ट्रक्शंस एंड यूज supports when needed but remove those supports as student become able to handle more on their own is called। सबसे पहले जानेंगे कि वो हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। कि जब टीचर को ये लगता है कि भाई अब वो अपने आप करने लायक है, ठीक है, एक लेवल पे पहुंच गया है कि अब ये अपने आप से लर्न कर सकता है, तो वो क्या करता है, सपोर्ट हटा देता है। तो उसे क्या कहेंगे, अडेप्टिव टीचिंग। जिसका एक एग्जांपल हो जाता है, आपने सुना होगा स्कैफोल्डिंग, कि स्टूडेंट को उस लेवल तक हेल्प करा जहाँ तक उसे हेल्प चाहिए, जहाँ तक उसे गाइडेंस चाहिए, उसके बाद स्टूडेंट को खुला छोड़ देना लर्निंग के लिए। तो ये यही पूछा था, द टीचिंग दैट प्रोवाइड्स ऑल स्टूडेंट विद चेंजिंग इंस्ट्रक्शन यूज सपोर्ट व्हेन needed but remove those support as student became able to handle more on their own। स्टूडेंट उस लायक हो जाता है कि हैंडल कर सकता है ऑन देयर ओन, तब टीचिंग जो टीचर है वो अपना सपोर्ट हटा दे, रिमूव कर दे, उसे कहते हैं अडेप्टिव टीचिंग। और जब वो अपना सपोर्ट लगाता है उस लेवल तक, एक लेवल तक जहाँ पे स्टूडेंट को ज़रूरत है, और उस लेवल के बाद ओन योर ओन लर्निंग करता है स्टूडेंट, उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अडेप्टिव टीचिंग। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच मेथड ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग द मेन पर्पस इज टू डेवलप लिसनिंग स्किल्स इन द स्टूडेंट। लिसनिंग स्किल्स इन द स्टूडेंट, तो पहला आएगा साइकिल ऑफ वॉइस, ये नहीं होगा, साइकिल ऑफ वॉइस में कुछ नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लिसनिंग स्किल को कैसे बढ़ावा देगा, नहीं पता। जिगसॉ स्ट्रेटेजी, दिस इज अ लर्निंग स्ट्रेटेजी, ये भी नहीं होगा। फिशबॉल स्ट्रेटेजी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। फिशबॉल स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो एक साइकिल के अंदर कुछ स्टूडेंट होते हैं, और दूसरे साइकिल के अंदर एक इनर साइकिल होता है, और एक ये आउटर साइकिल होता है। फिशबॉल स्ट्रेटेजी में जो इनर साइकिल होता है उसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो आपस में किसी टॉपिक के ऊपर डिबेट करते हैं या डिस्कशन करते हैं। जो आउटर साइकिल में स्टूडेंट्स होते हैं वो उनकी डिबेट और डिस्कशन को सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी लिसनिंग स्किल को बढ़ावा मिलता है और कोलैबोरेटिव लर्निंग को भी बढ़ावा मिलता है। तो इसे कहते हैं फिशबॉल स्ट्रेटेजी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग रूब्रिक्स फॉर इवेल्यूटिंग। रूब्रिक्स क्या होते हैं कि हम कुछ टीचर कुछ ऐसे ना वो बनाते लाइंस, इसमें किसी चीज के ग्रेड देंगे, इसमें किसी चीज के ग्रेड देंगे, इसमें किसी चीज के ग्रेड देंगे। तो ये क्या बढ़ावा देता है, इसको हम देखेंगे। किस चीज को बढ़ावा देता है, ग्रेटर ईज ऑफ ग्रेडिंग नहीं, इंक्रीज सब्जेक्टिविटी नहीं, ग्रेटर टेस्ट सिक्योरिटी नहीं, टेस्ट तो फिर ऐसे और फिर लोगे। इंक्रीज कंसिस्टेंसी इन ग्रेडिंग, आंसर इज कंसिस्टेंसी को बढ़ावा देता है, क्योंकि आपने डाल दिया कि हर रोज मुझे ग्रेड देना है बच्चों को किसी किसी चीज के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बिल्ड अराउंड अ सेंट्रल टॉपिक, सही है, एक सेंट्रल टॉपिक के अराउंड माइंड मैपिंग होती है। और दूसरा है यूज ऑफ लॉन्ग सेंटेंस इन पैराग्राफ टू एक्सप्लेन द कंटेंट, ये क्या है, ये तो कुछ है ही नहीं, माइंड मैपिंग में इसका आएगा ही नहीं, ये तो किसी
चीज को डिस्कस या समझाने के लिए यूज होगा। द ब्रांचेस ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक फॉर्म अ कनेक्टेड नोडल स्ट्रक्चर, दिस इज द फीचर ऑफ माइंड मैपिंग। यूज ऑफ इमेजेस एंड सिंबल टू रिप्रेजेंट आइडियाज, ये भी माइंड मैपिंग का हिस्सा है, ये माइंड मैपिंग का हिस्सा नहीं है, तो आएगा हमारा आंसर ए, सी एंड डी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल डिफरेंस में नॉट अफेक्ट लर्निंग, इंडिविजुअल डिफरेंस जो है लर्निंग को अफेक्ट नहीं करता। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, कल्चर बैकग्राउंड कहता है, हाइट नहीं कहती, ब्लड ग्रुप नहीं करता। हाइट कैसे करेगी, कोई लंबा है क्लास में कोई छोटा, उससे आपके अचीवमेंट पे और लर्निंग गोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ब्लड ग्रुप से नहीं पड़ता, कुछ लोगों को बच्चों को तो पता ही नहीं होता मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, तो उससे भी नहीं पड़ता। एज से पड़ता है, क्योंकि एज से क्या है कि आप एक बड़ी उम्र के बच्चे को छोटी उम्र के बच्चों के साथ नहीं बैठा सकते। एज से इंडिविजुअल डिफरेंस से फर्क पड़ता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्शन कि कोई काला है गोरा है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल डिफरेंस में नॉट अफेक्ट लर्निंग, कौन से इंडिविजुअल डिफरेंस लर्निंग को अफेक्ट नहीं करते, कल्चर बैकग्राउंड करता है, हाइट, तो बी, सी एंड ई, तो आंसर इज ये बी ऑप्शन, बी, सी एंड ई। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑनलाइन टूल्स यूज फॉर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग माइंड मैपिंग, माइंड मैपिंग को कौन यूज करते हैं ऑनलाइन टूल्स, पहले आता है गूगल, ये सॉफ्टवेयर है माइंड मैपिंग का। ठीक है, दूसरा है आपका माइंड मिस्टर, जिसमें माइंड मिस्टर है, ये सपोर्ट करते हैं इस सॉफ्टवेयर को, सपोर्टिंग टूल्स है। ठीक है, मीरो भी सपोर्टिंग टूल है। फ्लिप ग्रिड नहीं आएगा, फ्लिप ग्रिड क्या है, फ्लिप ग्रिड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, गूगल फॉर्म सर्वेज के लिए होता है। ठीक है, लिख देता हूँ मैं सर्वे। ठीक है, तो क्या आएगा आपका ए, सी एंड ई, तो ए, सी एंड ई क्या है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल इनमें से क्या है, ये देखेंगे हम। A classroom where students are expected to conform to strict set of rules and regulation, ये नहीं होगा। सबसे पहले हम जान लेंगे इंक्लूसिव लर्निंग क्या है। इंक्लूसिव लर्निंग होती है कि जब हर तरह के बच्चे, हर डाइवर्सिटी के बच्चे जब एक क्लासरूम में बैठते हैं और नॉलेज को गेन करते हैं, लर्निंग और टीचिंग गोल को अचीव करते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। अ क्लासरूम वेयर ओनली स्टूडेंट ऑफ अ सर्टेन एथनिसिटी आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन, सर्टेन एथनिसिटी मतलब एक तरह के एथनिसिटी के लोग नहीं, क्योंकि वहां पे मैंने क्या कहा था, इंक्लूसिव लर्निंग क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं लोगों के बीच में, इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, ओनली स्टूडेंट ऑफ सर्टेन एथनिसिटी, तो ये नहीं होगा। तीसरा है अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट आर डिस्करेज फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चन और चैलेंजिंग द टीचर्स अथॉरिटी, ये भी नहीं होगा। जब आप एक क्लासरूम में स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछने से ही डिस्करेज कर दोगे तो किसी में नहीं आएगा। अ क्लासरूम वेयर ऑल द स्टूडेंट आर एनकरेज टू शेयर देयर यूनिक एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव, राइट आंसर इज दिस, कि जहाँ पे स्टूडेंट्स को अच्छा माहौल मिले अपने विचार रखने का, अपने थॉट्स रखने का, दिस इज द राइट क्लासरूम एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, which of the following levels of teaching involve the highest order thinking skill, highest order thinking skill, जिसे कहते हैं हॉट्स, हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल। और इस हॉट्स में क्या आता है आपका, मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल हॉट्स में नहीं आता, ये होता है बेसिक लेवल पे, जब आप किसी चीज़ को मेमोराइज करते हो, याद रखते हो, ये नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल, किसी चीज़ को समझना, ये भी नहीं होगा, ये बेसिक में आएगा। रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल मतलब जो आपने सीखा समझा, अब आप उसे अपने बिहेवियर में, अपनी लर्निंग में रिफ्लेक्ट कर रहे हो, रिफ्लेक्ट कर सकते हो, तो हॉट्स में ये आएगा। ऑल लेवल इन्वॉल्व सिमिलर थिंकिंग स्किल, ये भी गलत है। बाकी जो है वो क्या कहते हैं, बेसिक लेवल है, और रिफ्लेक्टिव लेवल हायर थिंकिंग। ठीक है, जो आता है हॉट्स में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
if Ram is not able to understand certain concept in a particular subject and first continuously performing poor in that subject, which evaluation test will have to conduct to know the cause of his difficulty? राम क्या है, लगातार किसी चीज में फेल हो रहा है और एक ही सब्जेक्ट में हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली उसकी परफॉर्मेंस क्या है, पुअर है। तो इसका आंसर बिल्कुल आसान है, प्लेसमेंट एवोल्यूशन नहीं होगा। समेटिव और फॉर्मेटिव तो बिल्कुल डायग्नोस कि उससे उस सब्जेक्ट में दिक्कत कहाँ आ रही है, कहाँ पे उससे दिक्कत आ रही है, फिर उसे डायग्नोस करके उसे समझना, डायग्नोस्टिक रिवोल्यूशन कि बच्चे की दिक्कत को समझना। तो आज हमने 30 क्वेश्चन किए, पिछली क्लास में कुछ 30 क्वेश्चन हमने किए थे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और मैंने पूरी मेहनत करके इस क्वेश्चन के एक एक पैरा को मैंने समझाया है, एक एक ऑप्शन को मैंने समझाया कि वो होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को इनकी ज़रूरत है उन तक ये वीडियोस पहुंचाए, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले टाइम में हम ऐसी वीडियोस बनाएंगे और लेक्चर्स लेके आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, और जो कंटेंट है वो हम बनाएंगे। धन्यवाद।